A legacy of lifetime. जय माँ भारती मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ, सुरक्षित व संपन्न होंगे। हम अक्सर बात करते हैं अपने इस चैनल पर धर्म के, वेद के, पुराण के, अपनी संस्कृति के विषय पे। पर संस्कृति के साथ साथ भारत के नवयुवकों को, आने वाली पीढ़ी को अपने ओजवान, अपने शौर्यवान इतिहास से भी रूबरू होना बहुत जरूरी है। तो इसी उद्देश्य से आज हम लेकर के आए हैं परिचर्चा बैटल ऑफ हाइफा की। हाइफा शहर का वो युद्ध जो भारतीय रणबांकुरों ने विदेशी धरती पर लड़ा और अपने से कई गुना बड़े शत्रु को परास्त किया। ये बात शुरू होती है प्रथम विश्व युद्ध के बीच में। तब भारत पे अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों का उस काल में सूर्य अस्त नहीं होता था, ऐसा कहा जाता था। तो अंग्रेजी शासन अपने पैर जमाने की कोशिश आज के इजराइल में भी कर रहा था। तब वहां पे समुद्र के किनारे एक बहुत ही रणनीतिक तौर से जरूरी शहर था हाइफा। उस हाइफा शहर पे तुर्क ऑटोमन साम्राज्य के और जर्मन सेनाओं के एक छत्र राज्य का किलेबंदी हुआ करती थी। तो सन 1914 23 सितंबर को 10 बजे प्रातः क्या हुआ ऐसा जिसने इस परिस्थिति को बदल के रख दिया। उस हाइफा शहर में जर्मन सेनाएं अपनी तोपों, मशीन गनों, ऑटोमन तुर्की साम्राज्य पूरी क्षमता के साथ अपने बनाए हुए मजबूत बंकरों में चारों तरफ से घेर करके शहर को बैठा था। बीच में सिर्फ एक रास्ता होता था जिससे वहां तक पहुंचा जा सके। अंग्रेजी शासन के लिए भी लगभग असंभव था उस शहर को जीतना, पर जीतना जरूरी था अगर उस क्षेत्र पे अपना दबदबा कायम रखना था। तब भारत के वीर योद्धाओं से अंग्रेजी शासन ने मदद मांगी। उस असंभव से युद्ध को जीतने के लिए भारत की जोधपुर लांसर्स, महाराजा जोधपुर के निर्णायक आदेश पे, उनकी लीडरशिप में, उनके ध्वज के तले जोधपुर लांसर्स मेजर जनरल दलपत सिंह जी, कैप्टन अमर सिंह जोधा जी के साथ में गठित किया गया। इनका सहयोग देने के लिए मैसूर लांसर्स और हैदराबाद लांसर्स भी आए। लांसर्स वो टुकड़ी होती थी जो घुड़सवार दस्ता कहलाता था। इस घुड़सवार दस्ते ने 10 बजे प्रातः सितंबर 23 1914 पे अपना प्रथम प्रहार शुरू किया हाइफा के ऊपर। हाइफा शहर पे इतनी तगड़ी, भीषण, आक्रमणकारी नीति के तहत इन वीर रणबांकुरों ने आक्रमण किया कि दुश्मन स्तब्ध रह गया। दुश्मन के पास भले ही बहुत बड़ी संख्या में सेना थी, हथियार थे, तोपें थीं, गोला बारूद था, परंतु हमारे रणबांकुरों की शक्ति थी अश्वशक्ति। इनकी तेजी, इनकी स्पीड, इनकी गति ने चकाचौंध कर दी दुश्मनों की आंखों को। और आपको जान करके आश्चर्य होगा, स्तब्ध रह जाएंगे आप
कि अजय समझे वाले उस दुर्ग को भेदा भारतीय रणबांकुरों ने मात्र 1 से 1.5 घंटे के युद्ध में। इन्हीं रणबांकुरों को जब अंग्रेजी शासन ने इनकी वीरता, इनके युद्ध कौशल को जाना तो सर झुका करके नमन किया, और तत्कालीन गवर्नर जनरल इंडिया ने, भारत ने, जो कि एक कॉलोनी, एक क्षेत्र हुआ करता था ब्रिटिश गणराज्य के एक इकाई के रूप में, तो वापस भारत लौटने पर त्रिमूर्ति भवन व त्रिमूर्ति चौक का यहाँ पे भारत की राजधानी दिल्ली में निर्माण कराया, और उस त्रिमूर्ति चौक पे अमर शहीद जो हमारे वीर सैनिक हुए थे इस युद्ध में, उनकी याद में एक स्तंभ, और उस स्तंभ के तीनों तरफ 3 वीर सैनिकों को दिखाया गया जो द्योतक थे इन तीनों टुकड़ियों के, घुड़सवार टुकड़ियों के। ये अंतिम युद्ध भी था जो विश्व में किसी भी घुड़सवार दस्ते ने लड़ा था, और इस घुड़सवार दस्ते को इतना सम्मान दिया गया कि आज भी भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी के अंगरक्षकों के दस्ते में 61 कैवलरी के नाम पर इस घुड़सवार दस्ते को जीवंत रखा गया। विश्व में आज घुड़सवार योद्धाओं की भूमिका भले ही खत्म हो चुकी हो, पर भारत ने, भारत के वीर रणबांकुरों के लिए अपने सम्मान को, अपने शौर्य को, अपने ओज को याद रखने के लिए 61 कैवलरी भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी के विशेष अंगरक्षक दस्ते के रूप में आज भी मौजूद रखा गया है। इनमें जोधपुर लांसर्स, मैसूर लांसर्स और हैदराबाद लांसर्स को आज भी जीवित रखा गया है। तीनों टुकड़ियों को आज भी जीवित रखा गया है। इस अद्वितीय रणकौशल को याद करते हुए, भारत के इस ओजवान सहयोग को याद करते हुए इजराइल जैसा देश अस्तित्व में आया, जो कि उस समय चारों तरफ से घिरा हुआ था इस्लामी मुल्कों से। आज भी इजराइल इस्लामी मुल्कों से चारों तरफ घिरा हुआ है, पर उसका वजूद, उसका अस्तित्व बिल्कुल नहीं पैदा हो पाता यदि भारतीय रणबांकुरों ने उस समय लोहा न लिया होता जर्मन और तुर्क ऑटोमन संपायर के संगठित वीर शत्रुओं को। उनको भी वीर इसलिए कहा जाएगा क्योंकि युद्ध में अपने शत्रु को भी सम्मान देना बहुत जरूरी है। अजेय थे वो, पर उनके उस अजेय रणनीति से भी ज्यादा अजेय था हौसला हमारे वीर रणबांकुरों का। इस बात को ध्यान करते हुए मन जितना आत्मविभोर हो जाता है, सर जितना फक्र से ऊंचा हो जाता है, गर्व अनुभूति होती है। जब इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो उतनी ही शर्म भी इस किस्से के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि जिस देश को हमारे कारण अस्तित्व मिला, हमारे कारण वो देश इजराइल अस्तित्व में आया, उसको आजादी के बाद हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण कभी भी सम्मान की निगाह से, मित्रता की निगाह से नहीं देखा। और न सिर्फ नेहरू जी ने, बल्कि उसके बाद आने वाले कांग्रेस के लगभग हर नेता, हर प्रधानमंत्री ने मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते इजराइल से हाथ खींच के रखा। यहां तक कि आयरन लेडी ऑफ इंडिया कही जाने वाली, दुर्गा कही जाने वाली इंदिरा गांधी ने भी इजराइल के धुर विरोधी सीरिया के यासीर अराफात से अपनी नजदीकियों को जग जाहिर किया, ताकि यहां भारत में मुस्लिम तुष्टीकरण करके वोट बैंक की राजनीति करी जा सके। पर वो इजराइल हर वक्त, हर
क्षण भारत का एक अनकहा मित्र साबित होता रहा। चाहे सन 62 की भारत चीन का युद्ध का समय हो, जब भारतीय सेनाएं बिल्कुल तैयार नहीं थीं, नेहरू की हिमालयन ब्लंडर माना जाता है उस युद्ध को, तब भी इजराइल ने अस्त्र शस्त्र गोला बारूद से भारत की बिन मांगे मदद की थी। या सन 1972 का भारत पाकिस्तान का युद्ध हो, भारत संगठित पाकिस्तान का युद्ध हो, जिसके बाद संगठित पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांट करके इंदिरा गांधी ने श्रेय लिया बांग्लादेश की उत्पत्ति का, परंतु उस वक्त भी इजराइल का सहयोग था। या 1999 का कारगिल युद्ध हो, उस वक्त भी इजराइल का सहयोग था। ये तो सौभाग्य है हम भारतीयों का कि 2014 में जब भारत के प्रधानमंत्री के स्वरूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए, भाजपा की सरकार सत्ता में आई, तो बिना विश्व की चिंता किए, बिना वोट बैंक की राजनीति की चिंता किए हुए, बिना मुस्लिम तुष्टीकरण की चिंता करे हुए उन्होंने इजराइल को गले से लगाया, अपना मित्र समझा और पहले प्रधानमंत्री बने 70 वर्ष आजादी के बाद जो उन्होंने इजराइल की धरती पर कदम रखा। भारत के प्रधानमंत्री का पहला कदम इजराइल में हाइफा की ही भूमि पे पड़ा। उन्होंने वहां अपने करीबी मित्र बेंजामिन नेतन्याहू जी, जो माननीय प्रधानमंत्री इजराइल हैं, उनके साथ वहां पे भारत के वीर रणबांकुरों को नमन किया। और इसी क्रम में जब बेंजामिन नेतन्याहू दिल्ली आए, तब हाइफा चौक, ये नाम जोड़ा गया त्रिमूर्ति चौक में, जिसका नाम बाद में त्रिमूर्ति चौक के साथ साथ त्रिमूर्ति हाइफा चौक बना दिया गया। ये इंगित करता है हमारे शौर्य को, उस शौर्य को दिए गए सम्मान को। तो आइए नमन करें उन रणबांकुरों को जिन्होंने भारत में की ही धरती पे नहीं, विश्व पटल पे ये साबित किया कि ओज की, वीरता की, शौर्य की कमी भारतीय बाहुबल में नहीं है। तो आइए सर उठा करके नमन करें उन वीरों को, माँ भारती का जय घोष करें। जय माँ भारती, वंदे मातरम।